तो बजट को लेकर हमारे सहयोगी ताबिश कमाल ने वित्तीय सलाहकार आशीष हांडा से खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। पॉइंट्स थे कि उसको अगर हम लिखेंगे नहीं तो कैसे उसको हम समन्वय आपके सामने बाद में कर पाएंगे। 4.5 लाख की जो लिमिट थी वो बढ़ा के 9 लाख तक कर दी गई सिंगल यूजर के लिए, और वहीं अगर जॉइंट अकाउंट था तो 9 लाख की लिमिट बढ़ा के 15 लाख तक कर दी गई। यानी एक आम आदमी को कितना यहाँ पे उन्होंने एक हौसला दिया कि आप सेविंग कीजिए, हम आपके साथ हैं। आप अपना बजट में कोई कमी ऐसी दिखाई दी हो कि हाँ सरकार ये अगर और करती तो और बहुत अच्छा होता, कोई कमी ऐसी दिखाई दी हो कि हाँ सरकार ये अगर और करती तो और बहुत अच्छा हो जाता, एक आध कदम ऐसा भी कुछ लगा हो आपको? देखिए, है ना, इस दुनिया में कभी भी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो यानी कंप्लीशन नाम की और परफेक्शन नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं, लेकिन हाँ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा रहता है। पिछली बार भी था, इस बार भी है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया ना इतना बढ़िया ये बजट है। उसके 1-2 पॉइंट्स और मैं आपको बताना रह गया कि जैसे मैंने फीमेल का बताया, मंथली इनकम बताया, अब सीनियर सिटीजन जो अपनी सेविंग करते हैं तो उसके लिए 15 लाख तक की लिमिट थी उसमें, मैक्सिमम लिमिट, जो बढ़ा के अब 30 लाख तक कर दी गई है। यानी कहीं ना कहीं लोग जोड़ें, पैसा जुड़ने के साथ साथ लोगों के अंदर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आए। इस चीज को वसुदेव कुटुंबकम को लेके चलते हुए जो ये बजट बनाया गया, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। आप देखिए ना, फिशरीज को प्रमोट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, क्रेडिट लिमिट्स बढ़ा रहे हैं और इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर रहे हैं। मतलब इतनी बारीकियां हैं साहब इसमें, अगर मैं आपको डिटेल में बताने लगूं तो आप भी मेरे साथ कहेंगे वाह मोदी वाह। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आशीष जी ने तमाम बजट को खोल करके बताया, और आज जितने भी कंसल्टेंट हैं, चाहे वो फाइनेंस के हों, LIC से जुड़े हों या अलग अलग क्षेत्र के जो सलाहकार हैं जो बजट पर आज चर्चा कर रहे हैं, उनको ये बजट बखूबी बहुत पसंद आ रहा है। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम। ये जो कहा वंचितों को भरेगा, मुख्यमंत्री ने कहा हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा है। अगर हम एक लंबे स्कूल की बात कर रहे हैं तो वहाँ 38,000 टीचर की उन्होंने अनाउंसमेंट किया, 38,800 टीचर की रिक्रूटमेंट हुई है। जिस तरह से बजट में मिडिल क्लास के लिए तो आप सब लोगों ने भी तारीफ हुई है, 5 लाख से 7 लाख हो गया। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनको हमको लेके नीचे जाना होगा और जनता को जन की भाषा में बजट को समझाना, ये हमारा कर्तव्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार बजट जो है वो पेश हो चुका है। लंबे समय से इंतजार था, ना ही सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के लोगों को बल्कि आम जनता को भी। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आशीष हांडा, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर को भी देखते हैं, इसमें जो है बहुत अपनी दिलचस्पी रखते हैं। इन मुद्दों पर क्या सरकार ने फैसले लिए, कैसे हर बजट को जो है वो पेश किया जाता है और इस बार बजट में क्या खास रहा, वो इनसे हम जानेंगे आशीष हांडा जी से। सर, इस बार का बजट कैसे बाकी बजट से अलग था, क्या इस बार अलग और नया देखने को मिला? देखिए, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला पदाधिकारी भी हूं, सोशल मीडिया प्रमुख हूं और प्रशिक्षण सह प्रमुख हूं, तो अगर मैं आपको बीजेपी के परिप्रेक्ष्य से बताऊं तो शायद आपको लगेगा ये तो अपनी रटी रटाई बात है और अपनी पार्टी की तारीफ की बात है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस परिप्रेक्ष्य से ना बताते हुए एक आम नागरिक के रूप में आपको बताने का प्रयास करूं कि आखिर ये बजट मेरे जैसे, आप जैसे एक आम आदमी के लिए क्यों बेहतरीन बजट है। देखिए, हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम में जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो कोविड के चलते जूझ रही है, रिकवर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसी डिफिकल्ट टाइम्स में भी जबकि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना भारतीय सरकार खिला रही हो, और वो भी सर सिर्फ पिछले 28 महीने से, ऐसे कठिन परिस्थितियों के टाइम पे जब 120 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी हो, 200 करोड़ से ऊपर की वैक्सीन डोजेज लग चुकी हो, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी अगर कोई बजट ऐसा लेके आए और कोई कंट्री को इस तरीके से चलाने का प्रयास करे कि आपकी कंट्री की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बन जाए, तो अपने आप में सोचना तो पड़ेगा कि इसके बजट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये मैं एक बीजेपी पदाधिकारी के रूप में नहीं, एक आम नागरिक, एक भारतीय होने के नाते आपसे ये बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे गर्व है कि मैं एक भारत का नागरिक हूं। और आज को जो बजट आया है सर, वो इतना अभूतपूर्व बजट है कि क्या बताऊं मैं। देखिए, आम आदमी क्या चाहता है? सबसे पहले एक आम आदमी के मन में सोच ये होती है कि आखिर इस बजट में मेरी जो सेविंग है, जिसको टैक्स के रूप में सरकार खा जाती है, ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, आम आदमी ये सोचता है, उसके लिए मेरे को कुछ लिमिट बढ़ाई जा रही है क्या? कई टाइम से ये मांग थी, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं था कोविड टाइम में। लेकिन अभी हम थोड़ा संभल गए तो 5 लाख से वो लिमिट बढ़ा के 7 लाख तक कर दी गई कि अगर 7 लाख तक की आपकी इनकम है तो फिर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, महिलाएं हमारे घरों में, संस्कृति में शुरू से पैसा जोड़ती चली आई हैं।
और हमेशा हमारी सरकार कहती है कि उनको प्रमोट किया जाए। तो महिलाओं के लिए एक स्पेशल स्कीम लेके आई गई है इस समय 75वें साल अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, जहां 2 साल की स्मॉल सेविंग उनके 2 लाख रुपए तक की 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको दिलाएगी। ये हर महिला के लिए ज़रूरी है इसमें इन्वेस्ट करना, और करना ही चाहिए। और मुझे उम्मीद है सभी बहनें, माएँ, बेटियां इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करेंगी, इसीलिए मोदी जी ये स्कीम लेके आए हैं। उसके बाद सीनियर सिटीजन को आप ले लीजिए। सीनियर सिटीजन की आप बात करें तो सीनियर सिटीजन जो थे 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते थे, अब वो 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक आम आदमी मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करता है सब, अगर वो सिंगल इन्वेस्टर में है, सिंगल एक आदमी, तो मंथली इनकम स्कीम में वो 4.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकता था, अब वो 9 लाख तक कर सकता है। अगर वो जॉइंट में थे तो 9 तक कर सकता था, अब वो 15 तक कर सकता है। यानी आप सोच के देखिएगा, चाहे फिशरीज हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे मिलेट्स की प्रोडक्शन हो, यानी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जब लोगों को आगे बढ़ाना हो, फिर चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ही हो, उसी के लिए सेंटर डेवलप करने की बात क्यों ना हो, हर जगह ये बजट अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करने वाला है। और जो मोदी जी का सपना है इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाने का, उस तरफ ये एक और सुनहरा कदम इस बजट के रूप में आज रखा गया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत इतने घर जो है वो लोगों को दिए गए, गरीब लोगों को मिले, उसमें भी इस बार आया है कि 66% जो है उसको बढ़ाया जाएगा। जी, 79,000 करोड़ उसके लिए भी आवंटित किए गए हैं। और ये डेफिनेटली, अभी पीछे भी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ घर लोगों को यहाँ पे वितरण किए थे, दिल्ली में भी किए थे। तो ये रेगुलर आगे बढ़ाते हुए लोगों को स्कीम है, क्योंकि हमारा शुरू से नारा रहा है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो उस चीज़ को, क्योंकि बहुत से लोग तो गरीबी हटाने की बात करते करते गरीबों को हटाने में लग गए थे, लेकिन हम गरीबी भी हटाएंगे और गरीबों को भी हटने नहीं देंगे। सबका साथ, सबका विकास, अंत्योदय की पॉलिसी को फॉलो करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस को सुनिश्चित करेगी कि छोर में खड़ा अंतिम व्यक्ति तक भी हर स्कीम का लाभ पहुंचे। आपके तालियों से तो लगा कि बजट आपकी पसंद को आया है। जैसे अध्यक्ष जी ने भी कह रहे थे, ये अमृत काल का पहला बजट, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए पिछले 9 साल आदरणीय मोदी जी और पहले स्वर्गीय अरुण जेटली जी और अभी निर्मला जी जो मेहनत किए हैं, बहुत कठिन रास्ता था, बहुत उनको कठिनाई मुकाबला करना पड़ा। और ऐसे बहुत हमारे राजनीति हैं, विपक्ष में हैं, मीडिया में हैं, जो इनके रास्ते में रोड ब्लॉक्स डालने के लिए काफी कोशिश की, वो जीएसटी हो, जो भी हो, बहुत सारे विषय पर, वैक्सीन पर भी। आज के दिन दुनिया के सबसे बड़े देशों में से सबसे तेजी गति से जो बढ़ रही है इकोनॉमी, वो भारत की है। वो केवल ये शायद 6th या 7th ईयर है कि हम लगातार सबसे बड़े देशों में सबसे तेजी गति से बढ़ने वाला इकोनॉमी तक पहुंचे हैं। और ये कठिन काम करने के लिए आदरणीय मोदी जी ने जो हौसला रखा, आप सब अनुमान कर पा सकते हैं, क्योंकि काफी उनको ऑपोजिशन फेस करना पड़ा यहां तक आने के लिए। और अब पूरी दुनिया, आप देखे होंगे, आप तो मीडिया में खड़े होंगे कि IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, यूनाइटेड नेशंस हो, वो बार बार दिखा रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी एक ब्राइट स्पॉट है पूरी दुनिया में, जिस पर सबका नजर है। आज का बजट प्रेजेंटेशन पर केवल हमारे और केवल हमारे देश में नहीं, दुनिया भर सबका नजर था, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए भारत पर निर्भर कर रहे हैं। मैं अंत में इतना कहूंगा, ये कठिन रास्ता और ये कठिन चुनौतियां को फेस करके आज हम यहां तक पहुंचे हैं, जबकि ऐसे कंसेशंस दिए जा सकते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है। आपने देखा कि मिडिल क्लास को टैक्स देते हैं, उनके लिए भी रिलीफ, और 35,000 करोड़ का जो क्षमता है देश का, 35,000 करोड़ का टैक्स वेवर किया ताकि मिडिल क्लास को ये बेनिफिट मिले। ये क्षमता को बनाने के लिए जो
कठिनाई फेस किए हैं उसको हमें याद रखना चाहिए। ये जो विन विन सिचुएशन है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी को जाके बताएं, ना केवल मीडिया को, ना केवल ऑनलाइन, हमारे पड़ोसियों को, हमारे परिवार में दूसरों को बताना चाहिए कि ये कठिनाई के, ये कठिन निर्णय के वजह से आज हम भारत की इकोनॉमी इतना सफल हुआ है, ताकि ऐसे बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं पूरे 130 करोड़ भारतीयों को, और पूरा दुनिया हमारे पर अभी निर्भर करने लगा है वर्ल्ड इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे मेहमान हमारे साथ करिश्मा जुड़ गए हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा है, बीजेपी लीडर है, डॉक्टर अनित सिंह हमारे साथ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, अंशुल राणा हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और साथ ही प्रोफेसर जी कह रहे हैं कि वो तो कहीं ना कहीं बजट से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन आप इस बजट से कितने संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है कि इस बजट में हर एक तबके को, हर एक सेक्टर को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चुनावी बजट भी इसे जिस तरीके से बताया जा रहा था उसे पेश करने की भी कोशिश की गई है? किस तरीके से देखते हैं इस बजट? बीजेपी से आशीष जी भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपकी ही शिक्षा नीति आती है 2020 के अंदर और कहती है कि 6% तक जीडीपी जो है वो हम शिक्षा को देंगे, लेकिन आज के बजट के अंदर आप वो 6% हासिल करते हुए नजर नहीं आए। शिक्षा को केवल और केवल 2.9% आपने जीडीपी का दिया, क्यों? देखिए मैडम, ऐसा है कि ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी बजट प्रेजेंट किया जाता है तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत बड़ी हुई होती हैं, लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी हुई होती हैं, और ये दिल मांगे मोर, सबको सब कुछ चाहिए होता है। लेकिन जब एक बैलेंस्ड बजट प्रेजेंट किया जाता है तो उस बैलेंस प्रोजेक्ट में देखा जाता है कि कहां किस चीज की कितनी जरूरत है। आप देखिएगा कि इस समय सबसे ज्यादा अगर जरूरत किसी चीज की हम लोग महसूस कर रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं हमारे सुनने में आता है कि आज ये चाइना ये कर रहा है, आज पाकिस्तान ये कर रहा है, आज इस तरीके से ये आर्मी डेवलपमेंट हो रही है, आज इस लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये हो गया। उस सबको ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा तो सर आपने डिफेंस में भी ज्यादा इजाफा नहीं दिया। सर डिफेंस में भी आपने पिछले साल के मुकाबले इतना इजाफा नहीं दिया। नहीं, पर इस बार जो सबसे ज्यादा एलोकेशन है वो 5.94 लाख करोड़ हमने डिफेंस सबसे ज्यादा की बात नहीं कर रही सर, मैं पिछले साल के मुकाबले में कह रही हूं। मैडम देखिए, जब हम कोविड टाइम से उभरते हुए बाहर आ रहे हैं तो ऐसे टाइम में, कोविड टाइम से उभरते हुए हमें पता है कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, डेवलप नेशन तो है नहीं। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें एक ओवरऑल ग्रोथ किस तरीके से अपनी मेंटेन करनी है कि कोविड टाइम के बाद से अभी तक भी आप ही समझिएगा कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना, 220 करोड़ फ्री वैक्सीनेशन देना, ये सब साथ में लेके चलते हुए ओवरऑल ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास को लेके चलते हुए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें हर पौधे को थोड़ा थोड़ा पानी दे के तो ही हमें इस बगीचे को सींचना होगा। हमारे इस पर आप डॉक्टर अनित जी से ही समझ लेते हैं, कांग्रेस से भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष जी, ये क्या वर्किंग वुमेन जो होती हैं उनके लिए तो आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो महिलाएं जो घरेलू हैं उनके लिए क्या है? यहाँ बजट तैयार कर रहे हैं तो इसी बीच जरा हम बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर की। हर साल बोला जाता है व्यापारी जो छोटे होते हैं बड़ी बड़ी उनको उम्मीदें दी जाती है, लेकिन जब बजट आते हैं तो वो केवल और केवल निराश होते हुए नजर आते हैं। इस बार भी ऐसे देखने को मिला कि छोटे व्यापारियों के लिए कुछ खास किया नहीं गया। देखिए मैडम, मैंने पहले भी ये बात कही कि जब हमारे लर्नेड फ्रेंड अर्थशास्त्री जी सुभाष जी ने बात कही तो उन्होंने इस बात को इस तरीके से रखा कि किस तरीके से इस बजट ने लोगों को किस तरह से उनको राहत पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उसके सामने से अंशुल जी को यह लगा कि नहीं, अभी उतना अच्छा नहीं हुआ है। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर आपको डेटा बता दूं, कोरोना महामारी के बाद 60% हमारे एमएसएमई ऐसे हैं, छोटे व्यापारी ऐसे जिन्होंने अपना काम जो है वो बंद कर दिया। उनको वित्त सुरक्षा की जरूरत थी, वित्त पोषण की जरूरत थी, लेकिन उनको नहीं मिला। वो निराश क्यों नहीं होंगे? मैडम, मैं यही आपसे बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिएगा, जो बजट है उस बजट में छोटे व्यापारी से लेके, एक घर में रहने वाली महिला से लेके, एक वृद्ध व्यक्ति से लेके, एक मंथली इनकम स्कीम से लेके, एक आपके मेरे जैसे एक आम व्यक्ति से लेके
हर किसी के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन ढूंढने के लिए जाएंगे तो चांद में भी आप दाग ढूंढ पाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आपकी जैसी महिला, मेरी बेटी जैसी एक बच्ची आज 2 लाख रुपया तक अपनी सेविंग कर सकती है 2 साल के छोटे पीरियड के लिए, वो भी 7.5% इंटरेस्ट के लिए। क्या ये आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं है? अनिल जी, क्या जब एक सवाल ये भी आशीष जी कि जब आप 2 लाख तक की इनकम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी इनकम इतनी होती है कि महीने का जब खर्च खत्म होता है तो सैलरी खत्म हो जाती है, खर्च खत्म होने से पहले। तो उनके लिए क्या किया गया है? क्या ऐसा कुछ प्रावधान किया गया है कि उनके लिए भी उनकी जो सैलरी है 2 लाख तक पहुंच सके? क्योंकि 2 लाख बोलना आसान होता है, लेकिन हर किसी की सैलरी 2 लाख होती नहीं है। नहीं मैडम, यहाँ सैलरी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सेविंग की बात कर रहे हैं। ऐसे तो देखिएगा, अब आप कहिएगा कि जो टोटल रिटर्न भरने वाले हैं, टोटल रिटर्न जो भरते हैं वो मात्र 2% लोग रिटर्न भरते हैं। तो जो इनकम टैक्स से एक स्लैब की हम बात करते हैं, स्लैब में इंक्रीज कीजिए। लेकिन हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। जब आप टैक्स स्लैब में बदलाव करते हैं, ठीक है, वो आप छूट दे रहे हैं, उसके लिए फायदा देगा। ठीक है, आपने टैक्स में छूट दी, वो अच्छी बात है, उससे सराहना उसकी की जा रही है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि मिडिल क्लास के वो लोग, क्योंकि आप अगर 7 लाख तक की छूट की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से देखिए कि सैलरी कितनी होती है, और अगर आप एक नॉर्मल तबके की बात कर रहे हैं तो क्या उनके लिए तो जो बजट में राहत होती है कि वो आम चीजों में आपने कितनी छूट दी, आपने महंगाई में कितनी छूट दी, छोटी छोटी चीजों में कितनी छूट दी, वहां पर उन्हें राहत मिलती है। मैडम, अब जब कुल मिला के जब आपको खुद में पता है कि आज की डेट में ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी में स्लम है, उसको फाइट करते हुए भी इंडिया किस तरह से ग्रोथ करता हुआ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के लेवल पे पायदान पे ऊपर चढ़ रहा है, जिस टाइम पे जमे हुए पैर भी लोगों के हिल रहे हैं, हम अपने पैर धीरे धीरे टिकाते सर आपके पास वापस लौटते हैं। अनीत जी काफी देर से वेट कर रहे हैं सर, इनके चांद से बजट में आपको कोई दाग गैस सिलेंडर पे कोई राहत है नहीं, आम चीजों पर कोई राहत है नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि एलईडी के दाम कम होकर ही क्या करेंगे, बिजली के दाम इतने ज्यादा हो जाएंगे तो। मैडम, एक छोटी सी बात समझिए, जो 70 साल में बेड़ा गर्क किया गया है, वो आपके पास आते हैं आशीष जी, आते हैं आपके पास जी, बोलिए। सुभाष बजट है ये दूर की मौका दे रहे हैं, दूसरों को भी बोलने दीजिए, आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं है। एक लाख सवाल। अरे अनिल जी आएंगे, वापस आएंगे आपके पास, मैम को सवाल ले लीजिए प्लीज। ठीक है डॉक्टर आशीष, जिस तरीके से अंशुल जी कह रहे थे कि ये फ्यूचर पर केंद्रित बजट है, तो क्या लगता है कि इस समय भारत की क्या जरूरत है, फ्यूचर पर केंद्रित बजट या अभी के लिए कैसा बजट चाहिए? देखिए मैडम, बहुत सिंपल सी बात है, ये दोनों तरीकों को हमें साथ लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमें फ्यूचर की तरफ तो नजर रखनी ही पड़ेगी, गड़ानी पड़ेगी, लेकिन साथ में अपने आज को सुधारते हुए मैंने सवाल अंशुल जी से किया था, वो शायद इस चीज को आपने तो बताया, वो तो मैं समझ गई। आप ये बात कह रहे हैं कि फ्यूचर पर तो नजर गड़ानी है, उस चीज से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन इस समय मैं अंशुल जी से मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से मेरे कांग्रेस के लग रहा है बजट उन्होंने पेश किया है तो सारे सवाल उनसे ही होंगे, नहीं सर? अंशुल जी से सवाल था। जी अंशुल जी, आप दिए जा रहे उसमें भी टैक्स पेयर है या ज्यादातर। अंशुल जी आपके पास वापस लौटते हैं, आशीष जी के पास आते हैं। सर को काफी कुछ बोलना है, उन्होंने बजट आज उनकी सरकार ने पेश किया है, बहुत कुछ होगा बोलने के लिए, लाजमी सी बात है। लेकिन आशीष जी सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके चांद से बजट के अंदर हमको तो दाग कुछ नजर आ रहे हैं, तो हम सवाल तो पूछेंगे। तो सवाल आपसे ये है, पूरे बजट के अंदर जो बेरोजगारी है वो एकदम गायब रही, उस पर कोई बात करते हुए नजर आया? मैडम, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं थोड़ी देर से कि जब आपको एक चीज बिगड़ी हुई हालत में मिलती है तो उसको सुधरने में टाइम लगता है। 70 साल की जो अर्थव्यवस्था बिगाड़ी हुई थी, जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते थे कि हमारे पास बेरोजगारी का दर बढ़ा है, पैसे ही नहीं है, बेरोजगारी का दर बढ़ा है, इससे ना नकारिए, इसे मत नकारिए सर, बेरोजगारी का दर गिरा है। एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं, जब इतनी बिगड़ी हुई हालत को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, मेरे को बात खत्म करने दीजिए। 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन रूरल हाउसेस में दिए गए, अगर ये दिए गए होते पहले से तो हमें ये करने की जरूरत क्यों पड़ती? 2.2 लाख करोड़, 11.5 करोड़ फार्मर्स को पीएम किसान योजना के तहत डायरेक्ट पहुंचाए गए। अगर ये डायरेक्ट पहले से पहुंच रहे होते तो आज हमारे किसानों की ये हालत ना होती। इंश्योरेंस कवर 44.6 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जीवन
ज्योति योजना के तहत दिए गए। क्या पहले कभी इंश्योरेंस कवर इस तरह से दिए गए थे? जनधन योजना समझ लीजिए, बैंक अकाउंट समझ लीजिए, फ्री कोविड वैक्सीन। लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि किसानों को आप 20 लाख करोड़ का कर्ज दे रहे हैं, उनके जो इनपुट होते हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं, उनके खाद और ट्रैक्टर के दाम बढ़े हुए हैं, तो उन्हें इन चीजों पर तो राहत मिलती नहीं है, तो उन्हें कर्ज दे के क्या होगा? अब विपक्ष तो इस पर भी सवाल उठा रहा है कि जो किसान पहले से ही कर्ज में है उसे और कर्ज भी बनाने हैं, हमें बैंक अकाउंट भी खुलवाने हैं, हमें कोविड वैक्सीनेशन भी देनी है, हमें घर भी देने हैं, हमें डिफेंस बजट भी इंप्रूव कर। स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज पर। मैं हूं पलक सहगल और मेरे साथ मेरी सहयोगी करिश्मा मौजूद है। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसमें बात होगी बजट की। दरअसल आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया भर में भारत की विकास दर सबसे ज्यादा है और देश की अर्थव्यवस्था 10वीं से 5वें स्थान पे आ गई है। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट के बारे में विस्तार से जानकारी भी साझा की। तो वहीं पीएम मोदी समेत बीजेपी नेताओं ने बजट को इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो फिनटेक सेक्टर पर हमारी नजर है। वित्त मंत्री द्वारा ये बात कही गई, टैक्स की दरें बदली हैं, छूट बढ़ी है, तो फिनटेक के लिए ये बजट जो है वे फोकस करते हुए नजर आया। और इसी के साथ बजट ब्रेकिंग में आपको बता दें कि बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिनटेक सेक्टर पर उन्होंने कहा कि हमारी खास नजर बनी हुई है और टैक्स की दरें बदली और छूट बढ़ी है। ये बजट काफी राहत देने वाला है। और इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष जिस तरीके से वित्त मंत्री ने बजट के बारे में बताया, तो विपक्षी दलों ने बजट को लेकर जमकर निशाना भी साधा है। तो पहली प्राथमिकता बजट की क्या है वो भी आपको बता देते हैं कि समावेशीय विकास जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि बजट की पहली प्राथमिकता है और दूसरी प्राथमिकता हरित विकास है। तो हरित विकास बेहद जरूरी है और इसके साथ कई सारी प्राथमिकता जो है सरकार द्वारा की गई, जहां युवा शक्ति की इसमें बात की गई इस बजट के अंदर कि युवा को प्रोत्साहन किया जाएगा। और साथ ही साथ चौथी प्राथमिकता की बात करें तो वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात साफ तौर पे कही गई है। ये वो तमाम क्षेत्र हैं जिन्हें प्राथमिकता के तौर पर बजट में शामिल किया गया है। तो इसी बीच पांचवी प्राथमिकता की जब हम बात करते हैं, अंतिम छोर तक हमारी पहुंच होनी चाहिए, ग्रास रूट तक हमारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। और छठवीं प्राथमिकता की बात करें तो बुनियादी ढांचे का विकास होगा, ये बात कही गई है बजट को लेकर। तो इसी बीच सातवीं प्राथमिकता ये रही कि क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल किया जाए, रिसोर्सेज हैं तो इनको यूटिलाइज किस तरीके से किया जाए। बिल्कुल। और इसी के साथ हर एक सेक्टर पर नजर बनाने की कोशिश की गई है। बड़े ऐलान क्या कुछ है वो भी आपको बता दें कि पहचान पत्र के तौर पर अब पैन कार्ड को मान्यता दी जाएगी। ये भी बड़ा ऐलान बजट में किया गया है। तो इसी बीच एक और बड़ा ऐलान जो है वो होते हुए नजर आया, सिविल सफाई मिशन आधारित करेंगे। साथ ही साथ अगर अगले बड़े ऐलान की बात करें तो इसमें AI के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस की बात भी की गई है। तो इसी बीच कई सारे ऐलानों में से एक ऐलान यह भी है कि नगर निगम अपना बॉन्ड लॉ सके। तो कई सारे ऐलान इस बजट के अंदर करिश्मा देखा जाए तो किए गए हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन ऐलानों के ऊपर काम किस तरीके से होते हुए नजर आएगा। बिल्कुल। तो सरकार ने हर एक सेक्टर को साधने की कोशिश की है और बड़े ऐलान में पीएम आवास योजना का फंड बढ़ाने की बात भी सरकार की तरफ से कही गई है। तो इसी बीच 66% बढ़ाकर यह फंड जो है 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। बिल्कुल। और इसके साथ ही देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाने का ऐलान भी वित्त मंत्री की तरफ से किया गया है। तो इसी बजट की अगर बात करें तो रेलवे की जब हम बात करते हैं तो 2,40,000 करोड़ रुपए का खर्च है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा है। जहां 2013-14 की बात करें उससे 9 गुना ज्यादा ये रेलवे का बजट है। बिल्कुल। और अगले साल यानी अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना की बात भी सरकार की तरफ से कही गई है। तो बजट में कई बड़े ऐलान हैं। तो कई सारे ऐलानों के अंदर अब देखने वाली बात यह है कि इन ऐलानों पर काम किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि पीएम आवास योजना की जब हम बात करते हैं इसका फंड जो है बढ़ा दिया गया और फंड बढ़ाने की
बात जो है सरकार द्वारा की गई और बोला गया कि आने वाले वित्त वर्ष के अंदर फंड बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, रोजगार पैदा करने पर भी सरकार का खास तौर पे ध्यान होगा, इसकी बात भी कही गई है और कहा गया है कि रोजगार को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इस पर फोकस होगा। लेकिन इसी बीच जब हम बड़े ऐलानों की बात करते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर जोर देते हुए एग्रीकल्चर फंड जो है वह दिया गया, जहां बोला गया कि 20,000 करोड़ तक की जो हमारी वित्तीय है सुरक्षा वो हम यहां पर देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और अगर बात किसानों के लिए करें कि उनके लिए क्या कुछ खास है, तो उसमें प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को मदद मिलेगी। ये खास तौर पे बजट में किसानों को राहत देने की कोशिश की गई है। तो इसी बीच जब किसानों की बात करते हैं तो 1 करोड़ किसानों को जैविक खेती से जोड़ा जाएगा, ये प्राथमिकता जो है इस बजट की रही है। तो बजट की बात हो और किसानों के ऊपर प्राथमिकता ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल, और अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए मदद देने की बात कही गई है। तो फोकस कहीं ना कहीं किसानों पर करने की कोशिश की गई है। इसी के साथ जब बात करते हैं किसानों की तो 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर जो है वह खोले जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब इनपुट की बात होती है तो किसानों की तरफ से बार बार उसके महंगे होने की बात भी कही जाती थी और इसी बीच कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया गया है और साथ ही साथ कई और ऐलान किसानों के लिए। बिल्कुल, इसी बीच जब हम बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की तो स्टार्टअप इंडिया के तहत कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता देने की कोशिश सरकार की रहेगी। बिल्कुल, और युवा उद्यमियों को कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। एग्रीकल्चर एक्सीलेंट फंड बनाया जाएगा और ये तमाम चीजें किसानों के लिए की जाएगी। इसी बीच कमजोर किसानों की जब हम बात करते हैं उनके लिए सहकारिता मॉडल जो है वह बनाया गया है। इस मॉडल के तहत कई सारी स्कीम जो है सरकार द्वारा ली गई, मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर जोर होगा। बिल्कुल, और छोटे किसान मोटे अनाज पैदा कर सकेंगे, इसकी कोशिश भी की जाएगी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मदद दी जा सके। इसी बीच जब हम वैकल्पिक खाद की बात करते हैं तो पीएम प्रणाम योजना के तहत इसके अंदर भी फंडिंग जो है उसके ऊपर बढ़ाने की जोर जो है वो देते हुए नजर आए फंडिंग के ऊपर। तो कहीं सारे ऐलान, हेल्थ के लिए क्या कुछ स्पेशल रहा, चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात जो है वो की गई है। लेकिन अगर पिछले साल के कंपैरिजन में बात करते हैं तो खास इजाफा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नहीं देखने को मिला। लेकिन इसी बीच करिश्मा अगर हम बात करें तो हेल्थ के लिए कुछ स्पेशल आया है। बिल्कुल, 157 मेडिकल कॉलेज में 140 नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात कही गई है। तो काफी कुछ करने की बात तो कही गई है, लेकिन इसी बीच अगर आप देखेंगे ये जो मेडिकल कॉलेज है इसके लिए लैब की व्यवस्था और लैब की व्यवस्था के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वह भी बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल, और मेडिकल उपकरण बनाने वाले कोर्स भी इस दौरान शुरू किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसे भी प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी बीच हेल्थ के लिए और कुछ भी स्पेशल है क्योंकि युवाओं और बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि सब कुछ जब डिजिटल होते हुए नजर आ रहा है तो पढ़ाई भी किस तरीके से लाइब्रेरी को भी डिजिटल करते हुए नजर आई सरकार। बिल्कुल, और हेल्थ के सेक्टर को देखें तो इसमें 2047 तक एनीमिया खत्म करने की बात कही गई है। बिल्कुल, एनीमिया की चुनौती बहुत ज्यादा है तो ये बेहद अच्छी बात है कि सरकार इसको बात कर रही है कि एनीमिया को किस तरीके से खत्म किया जाए। तो इसके लिए भुखमरी के ऊपर भी काम करने की जरूरत बहुत ज्यादा रहेगी। बिल्कुल, और जो लक्ष्य रखा गया है 2047 तक कि एनीमिया को पूरी तरीके से खत्म करना है, तो हेल्थ सेक्टर में सरकार की तरफ से काफी कुछ ऐलान किया गया है। हालांकि ये ऐलान आम जनता तक किस तरीके से पहुंचता है और उन्हें कितना लाभ होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार की कोशिश है हर एक तबके को, हर एक सेक्टर को साधने की और उनके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, लेकिन इसी बीच जब हम बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट की तो अगर हम पिछले सालों की बात करते हैं करिश्मा तो पिछले साल के अंदर भी ये कहा गया था कि 2025 और 2026 के अंदर हमारा जीडीपी के कम से कम 4.5% तक टारगेट रहेगा कि हम फिजिकल डेफिसिट को रखें। लेकिन इस साल भी देखिए तो इतना कम होते हुए फिजिकल डेफिसिट नजर नहीं आया। लेकिन कई सारे ऐलान जो है वह सरकार द्वारा किए गए। इस बजट के अंदर कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर खर्च जो है वह किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी जो है आज भी इस बजट के अंदर थोड़ी सी दूर नजर आई। लेकिन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एजुकेशन के अंदर कई सारी बात जो है वे की गई। डिजिटलीकरण जो कहते हैं सरकार, उसके ऊपर भी प्राथमिकता देने की कोशिश की गई। आत्मनिर्भर भारत, जब से हम देख रहे हैं कि
केंद्र के अंदर मोदी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, एनडीए की सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत लाने की कोशिश की गई है। तो आज भी मोबाइल फोन्स के लिए कई सारी बात जो है की गई कि किस तरीके से मोबाइल फोन्स को इंडिया के अंदर ही बनाया जाए, भारत के अंदर बनाया जाए। साथ ही ईवी के ऊपर भी कहा गया कि उसको भी भारत के अंदर बनाया जाए, कहीं सारी बात। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी बात यह रही करिश्मा, जब हम बात करते हैं रेलवे सेक्टर की, तो रेलवे सेक्टर के अंदर 2014 के मुकाबले में 9 गुना ये बजट जो है इस साल बढ़ाया गया। यानी कि हमारे देश के अंदर लॉजिस्टिक जो है वो अब स्ट्रॉन्ग होते हुए, बहुत मजबूत होते हुए नजर आएगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से ध्यान दिया जा रहा था और सबसे ज्यादा दबाव था रेलवे सेक्टर और डिफेंस सेक्टर को लेकर, और सबसे ज्यादा ये भी देखा जा रहा है कि बजट जो है डिफेंस में भी जारी किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बजट को लेकर सरकार ने कुछ अलग से करने की कोशिश की है। हालांकि ये भी जिस तरीके से वित्त मंत्री की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि कोरोना काल के बाद ये बजट है, तो जिस तरीके से देश ने कोरोना काल की मंदी में भी तेजी से रिकवर किया, ऐसे में सरकार के सामने भी चुनौती थी कि उन रिसोर्सेज को एक बार फिर से वापस पाना और फिर उसे बजट के जरिए देश के लिए जारी करना। उसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर स्मार्टफोन सस्ते होने की बात चल रही है, यहाँ पर टीवी सस्ते होने की बात चल रही है, ये जो है डेली लाइफ में बहुत इफेक्ट करती है आम जनता को, उसको थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। जी, अब ऐसा है कि देखिए, मोदी जी शुरू से एक बात मानते हैं, टेक्नोलॉजी के युग में टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। यानी जब तक आप सशक्त नहीं होंगे अपने आप को, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी आप बात उन्होंने किया, जब तक आप खुद को टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं करेंगे, यानी कहने का मतलब यह है कि बहुत क्लियर है कि आपकी नॉलेज का कोई पैरेलल नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए देखिए, कभी कोई सोच सकता था, मैं कल एक व्हाट्सएप पढ़ रहा था, एक आदमी कहता है कि मैं तो 50 रुपए का डोसा बिना पैसों के पेटीएम से खा के आया। दूसरा मजाक करके कहता है, अरे भाई तू छोड़, मैंने तो 5 रुपए का दान भी भिखारी को पेटीएम से किया। तो तीसरा मुस्कुरा के कहता है, अरे भाई मैं तो हल्का होने गया था, वहां 2 रुपए भी मैंने पेटीएम से किए। सोचिएगा, आज से 5-7 साल पहले कभी आप और मैं सोच सकते थे कि डिजिटल डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल पेमेंट गेटवे इतने पॉपुलर हो जाएंगे। ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। इंटरनेट का क्या हो गया, क्या स्पीड्स हो गई। आज घर घर में बच्चे के पास, हर मेड के पास मोबाइल है। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी मोबाइल की इंपॉर्टेंस को समझते हुए कि अगर मोबाइल आपकी जेब में है तो पूरी दुनिया आपकी जेब में है, तो ऐसे में मोबाइल की बहुत सारे पार्ट्स जो है उसकी इंपोर्ट ड्यूटी कम करके मोबाइल सस्ता करने का प्रयास किया गया है। मोबाइल यहां बनाने के लिए भी आप देखिएगा, एप्पल जैसी कंपनी, यूएस जायंट, चाइना को छोड़ के कितने सारे पार्ट्स अब यहां बनाना शुरू कर रही है और टाटा ग्रुप उसको टेक ओवर कर रहा है। यानी हर एक चीज में डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाया गया। इसी तरह टीवी आज एनर्जी और नॉलेज का ऐसा सूत्र बन गया है, एजुकेशन का ऐसा एक माध्यम बन गया है कि उस टीवी के पैनल के पार्ट्स को भी इंपोर्ट ड्यूटी को कम करके सोच एक ही है कि घर घर में जानकारी पहुंचे और हर बच्चा सशक्त हो और हर भारत का नागरिक एजुकेटेड हो। इसके लिए ये सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।